मुझे ये बताइएगा, जिन्हें एग्जाइटी या फियर्स होते हैं उसके लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं? कोई थेरेपी करती हैं, कोई मेडिसिन देती हैं, क्या है? देखिए डिपेंड्स। सबसे पहले तो ये जो बेसिक प्रोटोकॉल है हमारा ट्रीटमेंट का नफ्सियात के अंदर, उसमें ये होता है कि जो फ़र्द है जो सफ़र कर रहा है वो सबसे पहले ही शी हैज़ टू विज़िट टू द थेरेपिस्ट, हमारे पास हमारे नफ्सियात के पास आएगा एंड वी हैव टू असेस दैट पर्सन के आइदर ही नीड्स सम मेडिकेशन और ही नीड्स सम थेरेपी। उस डायग्नोसिस के बाद फिर हम देखते हैं, जैसे देयर आर सम डिसऑर्डर्स, मेंटल इलनेसेस जिसमें मेडिसिन के बगैर ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, तो हम थेरेपी तो आपकी मेरी हम बातचीत है ना, जब तक आपका सैनिटी लेवल इम्प्रूव नहीं होगा, आप अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं आपके अंदर होगी, आपको अपनी बीमारी के बारे में साइको एजुकेशन नहीं आपके पास होगी, तो फिर आपका ट्रीटमेंट तो नहीं होगा ना। तो हमें भी नहीं, फिर उस सिचुएशन में हम उनको साइकेट्रिस्ट पे रेफ़र करते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस में जिनमें साइकेट्रिस्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे डे टू डे के आपके स्ट्रेसर्स होते हैं, डिप्रेशन, सो कॉल्ड डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे, मुझे डिप्रेशन हो गया, जबकि वो डिप्रेशन नहीं होता, वो रूटीन एंग्जाइटी और स्ट्रेस होता है, उसमें मेडिसिन बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं होती है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो चीज़ प्रैक्टिस की जा रही है उसमें हम लोग सबसे पहले ऐसी सिम्टम्स आने के बाद साइकेट्रिस्ट को विज़िट करते हैं। साइकेट्रिस्ट जो है वो क्योंकि उनकी स्पेशलाइजेशन तो मेडिकेशन है, तो वो क्या करते हैं कि बातचीत सुनने के बाद 2-3 मेडिसिन जो एंटी डिप्रेसेंट या रिलैक्सेंट प्रिस्क्राइब करते हैं, सिम्टम्स कुछ अरसे बाद वापस आ जाती हैं, तो फिर वो हमें हमारे पास आते हैं, तब तक वो जो चीज़ इशू है वो मल्टीप्लाई हो चुका होता है। तो जो स्ट्रेस है या फियर्स हैं, सबसे पहले तो हमें डायग्नोज करना पड़ता है कि इसकी बेसिक कॉज और रीजंस क्या हैं। 80% जो स्ट्रेसर्स और फियर्स हैं वो थेरेप्यूटिक टेक्निक्स के ज़रिए ही रिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वो आपकी अपनी नेगेटिव एट टाइम ओवर थिंकिंग होती है और आपके कुछ ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स होते हैं, आपके चाइल्डहुड इश्यूज़ होती हैं जो कि रिजॉल्व थेरेपी में ही होते हैं डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू। अच्छा, बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए क्या फोकस करना चाहिए वालिदैन को? अगर उन्हें लग रहा है बच्चा एब्रप्ट बिहेवियर शो कर रहा है, उसके लिए क्या आप इलाज अपनाते हैं? अच्छा देखिए, फिर सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहती हूँ कि कोई भी डायग्नोसिस देने से पहले ना उसकी असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। बच्चे जो होते हैं ना वो यूजुअली, जैसे बच्चे मुझे हंसते खेलते और शरारतें करते ही अच्छे लगते हैं, वही तो उनका बचपना है। तो हम उनकी शरारतों को या उनके बहुत ज़्यादा एक हाइपर एक्टिवनेस को हम कोई डायग्नोसिस नहीं दे सकते हैं। अलबत्ता देयर आर सम स्पेसिफिक टेस्ट एंड एवेल्यूएशन, जिसके बाद अगर कुछ बच्चे वाकई आते हैं जिन्होंने जीना दोबर किया होता है पेरेंट्स का, या बिहेवियरल इश्यूज़ के साथ आते हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे देयर आर द डिफरेंट टाइप्स, देयर द डिफरेंट टेस्ट जो कि हम अप्लाई करते हैं, और उसके बाद फिर हम उनका उन्हीं चीज़ों पे, जैसे ऑटिज़म हो गया, ADHD हो गया, बच्चों के अंदर बहुत कॉमन है, जिसमें अब अटेंशन डेफिसिट बिहेवियर है, तो बच्चे ने हर वो काम करना है जिसमें वो अटेंशन सीख करना चाहेगा ना, तो वो एट टाइम पेरेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होता इतनी ज़्यादा अटेंशन देना, स्पेशली जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं। तो वहाँ पे फिर हम असेसमेंट के बाद उनको वही स्पेसिफिक रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट जो है वो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं। बिल्कुल सही। इसमें पेरेंट्स का रवैया कितना ट्यून इन होने की ज़रूरत होती है? उन्हें कितना एक्सेप्टेंस लेवल होना चाहिए कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम और इसके साथ डील करने के लिए स्पेशलाइज्ड तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा? देखिए, पेरेंट्स बेसिकली तो जब बच्चा हमारे पास आता है तो बच्चे से तो मैं तो डायरेक्टली डील ही नहीं करती बच्चे से ना, बच्चे से डील तो पेरेंट्स ने करना है, तो पेरेंट्स को ही हमने साइको एजुकेट करना होता है। पेरेंट्स का वहाँ पे सेंसिबल होना, रिस्पॉन्सिबल होना, अपनी प्रायोरिटीज सेट करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो हम उनको एवेल्यूएशन भी दे देते हैं, डायग्नोसिस भी दे देते हैं, ट्रीटमेंट भी दे देते हैं पूरा, लेकिन वो कर नहीं पाते, बच्चे पे एफर्ट नहीं पुट कर पाते हैं, तो वो रिजल्ट्स फिर सिफर में आते हैं। तो पेरेंट्स की तो जनरली देखिए, अब देखा जाए ना भी कोई बच्चे में प्रॉब्लम हो, तो भी जो प्रायोरिटीज़ हैं दे हैव टू सेट देयर प्रायोरिटीज़, कि उनकी बेसिक प्रायोरिटी पहले उनका बच्चा है, फिर उनका काम है, फिर बाकी एक्टिविटीज़ हैं। तो जहाँ पे प्रायोरिटीज़ सेटल नहीं होती हैं वहाँ पे बच्चे के साथ कोई साइकोलॉजिकल इशू नहीं भी है, बिहेवियरल इश्यूज़ ज़रूर आ जाते हैं, और जब बिहेवियरल इश्यूज़ आते हैं वो परसिस्टेंट रहते हैं, तो फिर वो सोसाइटी की तरफ से जब उसको नेगेटिव फीडबैक बच्चे को मिलना शुरू होता है, तो वहाँ पे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी आना शुरू हो जाते हैं। जो पेरेंट्स फॉर एग्जांपल सेपरेटेड हैं, तो उनके बच्चे अगर अफेक्टेड हैं तो ऑब्वियसली दोनों पेरेंट्स तो मौजूद नहीं हो सकते, फिर उसके लिए क्या वे आउट होता है? देखिए, सिंगल पेरेंट जो पेरेंटिंग है डेफिनेटली चैलेंजिंग, हर जगह, हर दुनिया के हर मुल्क में सिंगल पेरेंट के लिए थोड़ा लाइफ डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन मैंने ऐसी भी बहुत सारे
मैंने देखी हैं फैमिलीज़ जो कि दे आर लिविंग टुगेदर हैप्पीली, बट बच्चा फिर भी प्रॉब्लमेटिक है या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, तो हम स्पेसिफाई ये नहीं कह सकते कि उसके लिए ज़्यादा चैलेंज है। अलबत्ता ये है कि अगर प्रायोरिटी सेट है ना, वो सिंगल मदर है, सिंगल फादर है और उसने चीज़ों को डिफ़ाइन किया है, बच्चे के साथ उसकी बॉन्डिंग है, तो प्रॉब्लम नहीं आती किसी भी किस्म के इशू को रिजॉल्व करने में। अच्छा, बहुत सारे बच्चे अगर रूड बिहेवियर शो करते हैं या थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, अक्सर होता है बच्चे एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं या एग्रेशन या गुस्सा शो करते हैं, उसके लिए क्या आप सजेस्ट करती हैं? लेकिन पहले तो देखें कि रीज़न क्या है, हम फैक्टर्स को देखते हैं। फैक्टर्स में भी 3 होते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर तो नहीं है बच्चे के अंदर, फिर सोशल फैक्टर क्या है, इरिटेबिलिटी तो नहीं है, कोई उसको तंग तो नहीं कर रहा, एंड देन मेडिकल फैक्टर। कुछ बच्चों की अभी रिसेंटली मैंने एक देखा, ऑब्जर्व किया बच्चा क्लिनिक पे, तो आई साइट वीक थी जिसकी वजह से उसको दूर से देखना, फिर लाउड बोलना और मूड में इरिटेबिलिटी। तो ये तीनों फैक्टर्स पहले देखने चाहिए कि एग्रेशन की रूट कॉज क्या है। और एट टाइम क्या होता है, एंगर बेसिकली लर्नड बिहेवियर है, हम सीखते हैं। मतलब घर में कोई बड़ा जैसे बिहेव कर रहा होता है ना, तो बच्चे उस चीज़ को ऑप्ट करते हैं, सीखते हैं। तो पहले तो ये देखें कि बच्चा लर्न क्या कर रहा है, उसकी जो सर्कल है, सराउंडिंग में कौन से बच्चे हैं, उसके बिहेवियर को पहले ऑब्ज़र्व किया जाए, जहाँ पे वो लैग कर रहा है। और ये काम माँ बाप से ज़्यादा कोई बेहतर नहीं, कोई थेरेपिस्ट भी नहीं कर सकता जितना एक माँ कर सकती है या बाप कर सकता है। जब माँ सारी चीज़ों को फाइंड आउट करे तो उसके बाद वो टीचर से सेकेंडरी बात करे। तो एग्रेशन जो है ये लर्न बिहेवियर है। एग्रेशन को एज प्रॉब्लम नहीं लेना चाहिए कि इट्स सम इलनेस। Aggression is just related with your behavior basically, and we have to just find out the cause. सजेस्ट आप क्या करना चाहेंगी कि कौन से आप प्लस पॉइंट्स देखते रहें या वो रेड मार्क्स आप नोट करें अगर आपको कोई अब्रप्ट बिहेवियर नज़र आए, वो क्या रेड मार्क्स हो सकते हैं एडल्ट्स में जी जनरली? अच्छा, देखिए हम सबको अपना पता होता है ना हमारे कैसा बिहेवियर है, वाई वी आर फीलिंग सो डाउन, या मैं चुप चुप हूँ, या मैं इतना तो कभी भी सैड नहीं हुई थी। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे अंदर से उठ रहे होते हैं। जब हमारे पास लोग आते हैं तो कहते हैं हाँ, ये कोई मैं 1 साल पहले ये चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी। या फिर हमें ये फील होना शुरू हो जाता है कि बिला वजह से रोना क्यों आ रहा है, हमें बिला वजह से हमारे अंदर इरिटेबिलिटी क्यों आ रही है, गुस्सा क्यों आता है। ये वो बिहेवियर्स हैं जो कि नॉर्मली हमारे पास नहीं होते हैं। और जब ये नॉर्मली आना, यूजुअली आप इस चीज़ को फील करना शुरू करें तो आप समझ जाएं कि अब आपको यू नीड अ ब्रेक, you need to take proper rest and you need to visit to the professional.